हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज इस क्लास के अंदर हमें मॉडिफाइड प्रिंसिपल पढ़ने हैं और एमसीक्यूज करने हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मुझे मॉडिफाइड प्रिंसिपल बताने हैं जो आपकी बुक में जो नए हैं। ठीक है, नए तो खैर कुछ नहीं है, सिंपल ही है जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में कभी नहीं आते हो। बाकी मैं एक बार ये दिखा देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो बेसिक है वो बेसिक कहाँ तक है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिक है 1.1, 1.2 और 1.3। जो मैंने आपको चैप्टर बताए थे ना, वो 3 चैप्टर में बसे हुए हैं, 1.1, 1.2 और 1.3। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, ये मैं आपको बताया अभी पिछली क्लास में। कैपिटल एंड रिवेन्यू ट्रांजैक्शन, ये मुझे कराना है, ये अकेला एक चैप्टर है जो कि अच्छा है और बहुत सिंपल है। और डबल एंट्री सिस्टम, इसके अंदर बहुत सारे हैं जो मैंने आपको बताया था, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बुक्स ऑफ डबल एंट्री, प्राइम एंट्री, सब्सिडरी बुक्स, जो मैंने आपको बताया था, स्पेशल सब्सिडरी बुक, वो सब। तो मतलब ये इसके बाद जो मैंने चैप्टर नहीं लिखवाया हुआ है कैपिटल एंड रिवेन्यू ट्रांजैक्शन, बाकी इन दोनों के अंदर वो जितने मैंने चैप्टर लिखवाए हैं वो इन दो पे बेस्ड है, इस दो स्टडी नोट के अंदर। एक स्टडी नोट के अंदर दो पार्ट है, फिर देखिए दोस्तों। बाकी तो डेप्रिसिएशन, डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री एंट्री, बीआरएस वगैरह ये तो बात की बात है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमारा पहला चैप्टर है, मान लेते हैं इसके अंदर फाइनेंस अकाउंट की डेफिनेशन समझाई, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग समझाया। ठीक है, फिर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बताया, मैंने आपको बात बताऊंगा, मैंने कहा था ये बात बताऊंगा ऑब्जेक्टिव। मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाद में बताऊंगा, याद है 50% मैंने कहा था। और मैंने कहा था बुक कीपिंग में आपको बता चुका, मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि मैं आपको क्या बता चुका हूँ। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये आपको खुद सेट करना है। एक बार पढ़ो उसको ध्यान से, देखो बहुत सिंपल ही है, वही चीज मैंने आपको बताई। अकाउंटिंग साइकिल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंटिंग साइकिल पे पूरा पढ़ा होगा ना तो ऑटोमेटिक जब उसको पढ़ोगे जब पूरी अकाउंटिंग कर लेंगे नहीं यार, तो ये पूरी अकाउंटिंग साइकिल ही है। रिकॉर्डिंग करना, जनरल ट्रांजैक्शन, क्लोजिंग एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। फाइनेंशियल ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग मैंने सिखाई थी आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। उसके बाद बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिखाया, एक्चुअल बेसिस, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर पूरा पढ़ाया। और मैंने लास्ट में हाइब्रिड बेसिस भी सिखाया था, जो कि आपको हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस, जो कि आपको ये देना। फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो मैंने पहला बताया था, पहले चैप्टर पहले स्टार्टिंग मैंने यहां से करी थी बेसिक अकाउंटिंग। देखो तरीका, बेसिक अकाउंटिंग टर्म पहले पढ़ाया, फिर उल्टा पे गया। तरीका ऐसी है दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन, गुड्स एंड सर्विस, प्रॉफिट लॉस, एसेट, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अंदर 2-3 बातें हैं जो आपको लगेगी मैंने नहीं बताया, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे आपको समझ में आता रहेगा, वो 2-3 बातें क्यों सुनवाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया प्रिंसिपल्स, और मैंने कहा प्रिंसिपल तरीका है, देखो बेसिक अजम्पशन। तो अजम्पशन में इन्होंने तीन अजम्पशन बताई थी, पर इन्होंने बहुत सारे अजम्पशन डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि कहां पर क्या है। प्रिंसिपल मैंने यहाँ पर देखो सारे प्रिंसिपल जो मैंने पढ़ाए थे सब ऐसे है। बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट, यह है ड्यूल एसेट। बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये यहां मुझे आपको पढ़ाना आज क्लास में मॉडिफाइड प्रिंसिपल। इन प्रिंसिपल में कुछ दिक्कतें थी, कुछ डिसएडवांटेज थी, उसको मॉडिफाई कर दिया गया और नए प्रिंसिपल बना दिए गए और कुछ नहीं डाले गए, दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड प्रिंसिपल। ये मुझे आपको क्लास में कराना है। देखो इनकी एक एक लाइन में खत्म हो रहा है, जबकि मैंने इतनी अच्छी चीजें बताई थी आपको। मेरा नोट्स बताइए, मैंने अभी बताया बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट। बैलेंस शीट इक्वेशन मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट, जो कि आपको बताता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी है, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये होता है एसेट इज इक्वल टू डेबिट क्रेडिट बराबर होगा, ऐसे कहता है डेबिट साइड बराबर होगी क्रेडिट साइड। मतलब एसेट जब आगे इसके बराबर होता है तो डेबिट साइड बराबर होगी क्रेडिट साइड के। ठीक है, तो कहता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होती है बैलेंस शीट इक्वेशन। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन जो सीखा था ना आपने, वही सेम ये कर सकता है। मॉडिफाइड प्रिंसिपल बताने के बाद मुझे आपको बताना है आज की क्लास के अंदर एमसीक्यूज। ये यही तो करना है, पेपर के अंदर यही तो आते हैं। तो कुछ ऐसी बातें लगेगी कि एमसीक्यू नहीं आएंगे, फिंगर बैंक्स नहीं आएंगे, बट मैक्सिमम आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने वो 50% चीज छुपाई है ना, वो बाद में सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही इसके अंदर। मॉडिफाइड प्रिंसिपल क्या कहता है? मॉडिफाइड प्रिंसिपल देखो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, नॉट इंपॉर्टेंट, बस एक बार पढ़ लेंगे कि ये प्रिंसिपल कहता क्या है। सिर्फ एक बार ओरली अगर पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेरियलिटी क्या लिखना है? The materiality could be related to the information, amount, procedure, nature, error and description of an asset and wrong classification between the capital and revenue would be related to material of the information। कहता है किसी भी चीज को मटेरियल तब कहेंगे जब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे कैपिटल और रिवेन्यू के अंदर। कैपिटल और रिवेन्यू के अंदर अक्सर कैपिटल और रिवेन्यू क्या होते हैं, तो मैं आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उनको अगर आप दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि क्या कैपिटल है क्या रिवेन्यू है, तो उसको डिफरेंशिएट करना, उनको रॉन्ग क्लासिफिकेशन कर देना,
इसको ये इन्फॉर्मेशन भी मटेरियल है, ये इन्फॉर्मेशन भी क्या है दोस्त, मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल का किससे, इफ अ पोस्टल स्टैम्प 500 रुपए रिमेन अनयूज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, द सेम मे नॉट बी कंसीडर्ड फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड फॉर इन्वेंटरी ऑफ एन अकाउंट मटेरियल ऑफ द अमाउंट। सर्टेन अकाउंटिंग treatment depend upon the procedure laid down by the accounting standard. Some transactions are by the nature of material instead of the amount involved. Audit fees loan to the director. देखो ये आपको समझना आया नहीं है ना, आपको इसको समझने की जरूरत, मैं आपको सिंपल एक लैंग्वेज में समझाता हूँ। सिंपल लैंग्वेज है वो समझना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टडी मैट की लैंग्वेज है ना दोस्तों, वो टिपिकल है। मैं समझा तो दूंगा एक पॉइंट, मैं एक पॉइंट समझा तो दूंगा, पर याद करना नहीं है, हमें जो पढ़ना नहीं है, हमें समझना है। मेटलिटी प्रिंसिपल कहता है, आपको ये कहता है कि भैया कोई चीज मटेरियल आपके पास तब मानी जाएगी, तो मटेरियल प्रिंसिपल तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर, मटेरियल प्रिंसिपल बताया था, तो मैंने बताया था कि अगर एक कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपए है, अगर वो 2.5 लाख की अगर रिपेयर करा लेता है तो उसके लिए वो अमाउंट मटेरियल है। पर अगर कोई कंपनी का टर्नओवर सेम 15 करोड़ रुपए का है, अगर वो 2.5 लाख की रिपेयर कराता है तो उसके लिए वो नॉर्मल अमाउंट है। तो डिपेंड कर रहा है कि एक कंपनी का टर्नओवर सेल जो है उस पर डिपेंड करता है कि मटेरियल है या नहीं। बट मॉडिफाइड प्रिंसिपल कहता है कि मेटेलिटी कभी-कभी अमाउंट से नहीं, कभी-कभी नेचर से भी मेटेलिटी हो जाता है, कभी-कभी मेटेलिटी अमाउंट से नहीं। अगर एक कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपए है, सेल 10 लाख की होती है, भले ही उसने 500 रुपए खर्च करे, भले ही उसने 500 रुपए खर्च करे, ये भी मेटेरियल हो जाएगा। डिपेंड करता है अमाउंट से नहीं। तो वहां पर जो मेटेलिटी बताया था वो बता रहा था कि अमाउंट से डिपेंड कर रहा है मेटेलिटी, बट यहाँ पर मॉडिफाई करके बताया, इसमें मॉडिफाई मतलब कुछ चेंज ही करा कि उन्होंने कहा कि मेटेलिटी तब कहा जाएगा जब ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करा कि अमाउंट क्या है, अमाउंट से मैटर नहीं कर रहा मेटेरियलिटी, मेटेरियलिटी मैटर करता है नेचर से। अगर अमाउंट कम भी हुआ तब भी हम उसको मेटेरियलिटी कहेंगे। जैसे कि हमने कहा एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर कंपनी का क्या होता है, ऑनर कौन है, रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के मान लेते हैं ऑनर है, और ऑनर ने क्या करा, ऑनर को डायरेक्टर को दी ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या हुई समझो, मैंने अपने डायरेक्टर्स कौन होते हैं, कंपनी के मालिक मान लो, समझ लो थोड़े टाइम के लिए, आगे जाकर इनमें चेंजमेंट आएगा। डायरेक्टर कंपनी के मालिक नहीं होते, मालिक का अलग होते हैं, डायरेक्टर होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। पर अभी समझो कि डायरेक्टर कंपनी चलाने वाले हैं, कंपनी चलाने वाले कौन है, डायरेक्टर है, जो कंपनी चलाओगे। मतलब आप अपने अगर आप कंपनी खोलते हो, बिजनेस खोलते हो, तो आप अगर बिजनेस चलाते हो तो आप क्या हो, डायरेक्टर है कंपनी के। तो कंपनी का जो डायरेक्टर, अगर कंपनी ने डायरेक्टर को लोन दिया, मान लो 10,000 रुपया दिया है, भले इसका टर्नओवर 10 लाख है, 10,000 रुपया तो इमेटीरियल होगा क्योंकि नॉर्मल अमाउंट है। पर नहीं दोस्तों, कहा कि डायरेक्टर को कोई भी चीज देंगे तो वो मटेरियल माना जाएगा। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कोई कंपनी सेक्रेटरी, तीनों में से कोई आता है हमारे अकाउंट के अंदर और अकाउंट को चेक करता है, दैट इज कॉल्ड ऑडिट। तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, उस कंपनी सेक्रेटरी को, तीनों में से तीनों को क्या देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं ऑडिट फीस, उसको आने के चेक करने के। हमारा काम यही होता है, हम जाते हैं बुक्स अकाउंट को चेक करते हैं, गलती होती है तो बताते हैं भाई गलती इसको ठीक करो, नहीं तो हम आपको केस करते हो, रिपोर्ट कर देंगे गवर्नमेंट को, आपने ये झोलझाल करा हुआ है, आप हमें फीस दोगे। वो फीस भी क्या होती है, मटेरियल होती है। भले ही फीस 5,000 रुपए की, आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए का है, 5,000 फीस भी क्या है, मटेरियल। तो मॉडिफाइड प्रिंसिपल इस पूरी कहानी में ये लिखा है, पूरी कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक लाइन में अगर हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो कि मटेरियल अमाउंट से भी हो सकता है, मटेरियल जो इंफॉर्मेशन है वो अमाउंट से भी हो सकता है, प्रोसीजर से भी हो सकता है और नेचर से भी हो सकता है। मेटेरियलिटी, किसी भी चीज को मेटेरियलिटी तब कहेंगे, इंपॉर्टेंट तब कहेंगे जो इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज कर दे। वो नेचर से भी डिसीजन चेंज कर सकता है, वो अमाउंट से भी कर सकता है। अमाउंट से मेटेरियलिटी नहीं, नेचर से भी मेटेरियलिटी। अगर आप डायरेक्टर के साथ कुछ पेमेंट कर रहे हो, ऑनर के साथ कुछ भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसको भी मटेरियल माना जाएगा। अगर आपने कोई ऑडिट फीस दी, उसको भी मटेरियल माना जाएगा। यहाँ पर लिखा है सम ट्रांजैक्शन आर बाय नेचर मटेरियल इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। उसमें अमाउंट कितना ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर वो नेचर से क्या है, मटेरियल है, इसको जरूरी है दिखाना अलग से कि हमने चार्ट अकाउंटेंट को, कॉस्ट अकाउंटेंट को या कंपनी सेक्रेटरी को क्या दिया है, हमने क्या दिया दोस्तों, उसको ऑडिट फीस दी है या लोन दिया है डायरेक्टर को। ये सब क्या करके हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो मॉडिफाइड प्रिंसिपल कहता है अमाउंट से ही मेटेरियलिटी नहीं, नेचर से भी मेटेरियलिटी बताया जाता है। ठीक है, ये क्या है मॉडिफाइड प्रिंसिपल। क्लियर है, सिर्फ पढ़ना है, याद करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंसिस्टेंसी मतलब अगर आप कोई मेथड चुन रहे हो तो वो मेथड लंबे टाइम तक उसी को चुनो, बार बार चेंज नहीं करो मेथड को। ये था कंसिस्टेंसी। देखो द कंसेप्ट से दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड नॉट चेंज, मस्ट बी रिमेन अनचेंज ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर। और यहाँ पर कोई मॉडिफाई नहीं करा, यहाँ पर भी वही बोल दिया, नाम का मॉडिफाई बोल दिया, यहाँ पर भी वही बोल दिया। दिस कंसेप्ट से दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड नॉट चेंज। जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जो भी आप मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, जो भी आप प्रिंसिपल, जो भी आप टेक्निक्स अडॉप्ट सेलेक्ट करते हो, वो मस्ट रिमेन अनचेंज, उसको चेंज मत करो।
अनचेंज रहनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट रहनी चाहिए ईयर बाय ईयर। तो वही तो लिखा था और वहां पर वही था, तो यहाँ पर कोई मॉडिफाई नहीं है, ऐसे ही बता रहा है मॉडिफाइड प्रिंसिपल, और नाम पे मॉडिफाइड प्रिंसिपल है, ठीक है। बट इसमें कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन थी, इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं, यहाँ वहां पर भी यही बताया था, यहाँ पर भी यही है, ठीक है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है, कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज मान लो और फ्यूचर में होने वाली इनकम को आज मत मानना, फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज मान लो, आज इसको रिकवर कर लो, ठीक है। ये था कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जिसको हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहते हैं। Conservatism concept state that when alternative value are possible, one should select the alternatives which are fairly represented economic strengths of the transition. But when such choice is not clear, select alternative at least. ये आपके पास काम का नहीं है, इधर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक आपको कोई काम का नहीं है, यहाँ से लिखा है, यहाँ देखो इट प्रोवाइड, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से काम का है आपका, यहाँ से it provides for recognizing all expense, एक मिनट, all expense losses by best estimate if amount is not known the but certainty but does not allow recognize revenue and gain on the basis of anticipation। ये कह रहा है भाई फ्यूचर में होने वाले जितने भी लॉसेज और खर्चे हैं, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में लॉसेज ज्यादा होने वाले हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं रहेगा फ्यूचर में, या फ्यूचर में एक्सपेंस ज्यादा होने वाले हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं रहेगा, उसको लॉसेज को, फ्यूचर के लॉसेज और खर्चे को आज एस्टिमेट कर दो और आज इनको लॉसेज को रिकवर कर लो अपने प्रॉफिट से जो आज प्रॉफिट हुआ है। पर फ्यूचर में होने वाली इनकम और गेन्स को रिकवर मत करना आज, फ्यूचर की होने वाली इनकम को नहीं मानते, फ्यूचर के होने वाले लॉस और खर्चे को माना जाते हैं। ये कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, सिंपल है, ऊपर खामा की बातें कर दी है उसने, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो टाइमलेस कॉन्सेप्ट, ये दो चीजें जो नहीं है आपको यहाँ पर सीखनी है, दो चीजें जो नहीं आपको यहाँ पर सीखनी है, उसके बाद खत्म। देखो ये दो चीज क्या कहती है, ध्यान सुनना है बात। टाइमलेस कंसेप्ट क्या कहता है, कहता है कोई भी ट्रांजैक्शन जब बिजनेस के अंदर होती है वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए ना प्रॉपर टाइम। ऐसा नहीं कि आज ट्रांजैक्शन करी 3 दिन बाद जाकर रिकॉर्ड कर लो, नहीं भाई, आज की ट्रांजैक्शन आज ही के दिन में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये कहता है टाइमलेस प्रिंसिपल। पढ़ते हैं थोड़ा सा। अंडर दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ प्रॉपर टाइम। Normally, when the transaction is made, the same must be recorded in the proper books of account. In short, transaction should be recorded date-wise in the books. ठीक है, आज की डेट की ट्रांजेक्शन आज की डेट पे लिखो, कल की डेट की मत लिखो। आज जो ट्रांजेक्शन करी, इस दिन जो ट्रांजेक्शन करी थी, बिल में डेट लिखिए, तो आप जब रिकॉर्डिंग करोगे, जब आप लिखोगे तो ये गांठ डाल के लिखना कि इस डेट पे मैंने ये ट्रांजेक्शन करी। और कह रहा ऑन टाइम रिकॉर्ड करो। टाइमलेस का मतलब ये टाइम पे रिकॉर्ड करो भाई, टाइमलेस मत करो। ये नहीं कि आज की ट्रांजेक्शन 3 दिन बाद कर रहे हो, भले प्रीवियस डेट पे कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आज की ट्रांजेक्शन आज रिकॉर्ड करो, आज ही की डेट पर रिकॉर्ड करो, ये कहना चाहता है। कहता है डिले इन रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजैक्शन मे बी लीड टू मैनिपुलेटिंग द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ वाउचर मिसअप्रोप्रिएशन। कहता है अगर आप, ये कहता है कि अगर आप लेट करते हो, डिले करते हो, लेट करते हो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने पे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर धोखा दिया जा सकता है, टैक्स को बचा सकता है कि भाई चलो आज मैंने कोई इनकम कमाई पर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि इनकम टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को, इनकम को रिकॉर्ड नहीं करी, मैंने 3 दिन बाद अगर कम अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन हो गया उसको, फिर आपने धोखा देने लगे, फिर आप टैक्स की चोरी करने लगे, तो ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। तो अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो तो ऑन टाइम ऑन डेट पे रिकॉर्ड करो, इससे क्या होगा, मैनिपुलेशन नहीं होगा। अगर आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में डिले कर दी तो वहां पर मिस अप्रोप्रिएट वाउचर के साथ मिस अप्रोप्रिएट कर देंगे, वाउचर को छुपा देंगे, इनकम के वाउचर को हटा देंगे, इनकम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे जबकि रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्योंकि इनकम रिकॉर्ड होगी तो टैक्स देना पड़ेगा। आई बात समझ में? कहता है दिस प्रिंसिपल इज फॉलो पर्टिकुलर्स व्हाइल वेरीफाइंग द डे टू डे कैश बैलेंस। और ये प्रिंसिपल फॉलो करा जाएगा और रोज के रोज कैश बैलेंस को मॉडिफाई देखा जाएगा कि भैया कैश बैलेंस बढ़िया से है नहीं है, मतलब कैश बैलेंस को डे टू डे कैश बैलेंस मैच करा जाएगा कि भाई रोज रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही। अगर आज कोई कमाया, जेब में पैसा तो आया बैंक में, पर वहां रिकॉर्डिंग नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ? पैसा तो आगे पर रिकॉर्ड क्यों हुआ? मैच करो, क्यों नहीं हुआ, क्यों मिस हुआ? सेम डेट टाइम पे मैच नहीं करा। कहता है प्रिंसिपल ऑफ टाइमलेस अलाउ फॉलो बाय टाइम। ज्यादातर ये प्रिंसिपल कौन फॉलो करते हैं? बैंक, क्योंकि बैंक में ज्यादा रोज का रोज कैश का लेन देन होता रहता है, इसलिए एवरी बैंक वेरीफाई द कैश बैलेंस विद देयर कैश बुक एंड विद द डे द सेम मस्ट बी कंप्लीटेड। मतलब आज आप बैंक के पास गए तो बैंक वाला भाई ये प्रिंसिपल ज्यादा है, ये प्रिंसिपल कहां फॉलो होता है दोस्तों? बैंक में होता है, क्योंकि बैंक के पास लेन देन ज्यादा होता है कैश का। क्योंकि आया बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स आए, पैसा जमा कराया। अकाउंट होल्डर कौन होते हैं? जिसने अकाउंट खुलवाया बैंक के अंदर, वो होते हैं अकाउंट होल्डर। तो अगर आपने बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाया तो आप हो गए अकाउंट होल्डर। आप आए बैंक में पैसा डिपॉजिट करा, बैंक लेन आया, फिर कोई बंदा आया लेके चलेगा, तो रोज चलता रहता है ऐसा।
तो ये रोज के रोज अपना जो पैसा आया उसको उसी दिन रिकॉर्ड करो, जो पैसा गया उसको उसी दिन रिकॉर्ड करो, और रोज के रोज अपना कैश बैलेंस जो आपके जेब में कैश पड़ा है, जो आपकी जेब में कैश पड़ा है उसको अपनी उससे मैच भी कराओ बुक से कि हाँ सेम हो रहा है नहीं हो रहा, अगर नहीं हो तो क्यों नहीं हो रहा, इसका रीजन ढूंढो। ये कहता है आपको टाइम लैप्स प्रिंसिपल। आई बात है, टाइम लैप्स कॉन्सेप्ट ये कहता है। इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या कहता है? एज देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने कहा, आपने देखा होगा गारमेंट की इंडस्ट्रीज होती है। गारमेंट इंडस्ट्री का मतलब होता है जब सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस बहुत सारी जगह में होता है। आपने देखा होगा कहीं पर कैमरे मार्केट होती है, कहीं पर कपड़ों की मार्केट होती है, और कहीं पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट होती है, कहीं पर आपके बहुत सारी चीजें देखिए, ये है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब हुआ बहुत सारे बिजनेस सिमिलर नेचर के एक जगह लगे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। जैसे गारमेंट, मैंने कहा अलग अलग दुकानें देखी होगी आपने, अलग अलग शॉप देखी गारमेंट की, एक मार्केट देखो बहुत सारी गारमेंट की शॉप एक जगह मिल जाती है आपको, वो है गारमेंट इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री, तो देखो बिजनेस के अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्री है। स्टील्स की इंडस्ट्री है, आपके पास गारमेंट शॉप है, आपके पास बहुत सारी चीजें भाई, बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, फोन की इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी चीजें। ईच इंडस्ट्री हैज इट्स ओन कैरेक्टर एंड फीचर्स। हर एक इंडस्ट्री के अपने अपने कैरेक्टर से अपने अपने फीचर्स हैं। अगर आप जियो को देखो तो जियो के साथ कौन कौन है? जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये चार अभी तक मार्केट के अंदर है। जियो के अंदर जियो, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, ये चार मार्केट के अंदर है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रो क्या है? कौन सी इंडस्ट्री हो गई? सर्विस। आई थिंक कौन से में ध्यान मेरे मुंह से निकल गया ये क्या होगा, ये आपको पता है ऐसे कौन सी इंडस्ट्री? आप अगर मेरे को ध्यान से निकल गया। देयर में बी सीजनल इंडस्ट्री आल्सो। सीजनल इंडस्ट्री भी होती है, देखा होगा आपने सीजन में, जैसे कि आपने देखा होगा जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो सीजन में कुछ वेजिटेबल्स आते हैं, जैसे आपने गाजर को देखा होगा या आम देखा होगा, मैंगो, है ना? तो ये क्या है? सीजन में आते हैं। सीजनल इंडस्ट्री भी होती है भाई, इनका सीजन होता है तो इस टाइम में चलेगा इनका। जैसे कि आपने देखा होगा अगर आपके पास ठंड है तो ठंड में आपका बारिश के मौसम में तो छाता आपका सीजन में चलेगा, तो छाते वाली जो इंडस्ट्री हो जो छाता अम्ब्रेला बनाती है, या आपके पास अगर ठंड है तो आपका गर्म कपड़े, गर्मी है तो सिंगल कम कपड़े, ये सब आपके पास इंडस्ट्रियल होता है। सीजनेबल इंडस्ट्री सीजन में चलती है। ठंड के टाइम में ठंड के कपड़े आने चाहिए, गर्मी के टाइम पे गर्म वाले कपड़े होने चाहिए। एवरी इंडस्ट्री फॉलो द प्रिंसिपल एंड assumption ऑफ द अकाउंटिंग टू परफॉर्म देयर ओन एक्टिविटीज। और ये कह रहा है इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अंदर का हर एक इंडस्ट्री अलग अलग टाइप्स की है दोस्तों। हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना कैरेक्टर्स है, अपने अपने फीचर्स है। कोई इंडस्ट्री होल टाइम इंडस्ट्री है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, फोन, मोबाइल वगैरह होल टाइम चलती है, पूरे साल चलती है। पर ठंड के कपड़े, गर्मी के कपड़े, गारमेंट इंडस्ट्री कभी कभी ठंड में अलग होती है, तो गर्मी वाले कपड़े अलग होते हैं। ये सीजनेबल इंडस्ट्री हो गई, सीजन में चलती है। हर वो इंडस्ट्री को अकाउंटिंग कंसेप्ट जो भी हमने पढ़ा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा, अकाउंटिंग एजम्पशन जो भी हमने पढ़ा, उस सबको मानना पड़ेगा, अपनी अपनी एक्टिविटी के अंदर उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये कहना चाह रहा है। एवरी इंडस्ट्री फॉलो द प्रिंसिपल एजम्पशन ऑफ द अकाउंटिंग टू परफॉर्म देयर ऑन। अपनी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको मानना पड़ेगा। यही कहते हैं इंडस्ट्री प्रैक्टिस। इसको कहते हैं दोस्तों इंडस्ट्री प्रैक्टिस कहा जाता है। इसको कहा कि देखो सम ऑफ देम फॉलो द प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वर्जन इज मॉडिफाइड वे। और आप क्या कर सकते हो, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी कन्वेंशन है, जैसे कि मॉडिफाइड वे मैं आपको बता सकता हूं कि अगर हमने जो प्रिंसिपल बनाए उसको आप मॉडिफाई करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने क्या बताया था? दो अकाउंटिंग पीरियड बताए थे कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर या 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप ये पीरियड के अंदर अकाउंटिंग को परफॉर्मेंस अपनी छोटे छोटे पूरी लाइफ को छोटे छोटे पार्टों में बांट दो और हर साल प्रॉफिट और लॉस निकाल दे रहा हूँ। आप अपना साल बदल सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। आपको लगता है कि सीजनेबल है तो आप अपना साल को 6 महीने का सिर्फ वो आप 1 साल हो गया। सीजनेबल में तो यही हो सकता है ना, पूरे साल तो काम होगा नहीं, तो जब 6 महीने काम होगा तो 6 महीना आपका पीरियड होगा, अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का हो जाएगा। क्या दिक्कत है? तो ये कहता है मॉडिफाई में जिस तरीके से आपका कैरेक्टर उस तरीके से आप चेंज कर दो। अगर आपके पास गारमेंट की शॉप है, आपका ठंड का बिजनेस है, मतलब ठंड में आपका काम चलता है, तो मेनली जो 6 महीने ठंड होती है, 6 महीने जो ठंड 6 महीने भी होती है पर ठंड आने लगती है 6 महीने से। गर्मी का मौसम 6 महीने तक 6 महीने तक चलता है। तो उस केस के अंदर आपको जो पीरियड होगा 1 साल का, वो 6 महीने होगा। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अंदर आपको 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई मान लेना और 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर मान लेना, जो भी होगा, तो पूरे साल मत मानना। दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड वे में आप अपना चीज को कर सकते हो, मॉडिफाइड वे। क्या लिखा है? सम ऑफ देम, कुछ प्रिंसिपल्स जो आप फॉलो करोगे या कॉन्सेप्ट जो फॉलो करोगे या कन्वेंशन जो फॉलो करोगे उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने वे के अंदर, है ना? जैसे कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इज द बेस्ट वे टू मॉडिफाई, ठीक है? द अकाउंटिंग प्रिंसिपल व्हिच हैज बीन ऑलवेज प्रीवियस इन इंडस्ट्री फॉलोड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी मेंटेन देयर अकाउंट इन स्पेसिफिक मैनर। क्या था? अलग अलग जो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री हो गई, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गई, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, ये सब जो अलग अलग इंडस्ट्री है, ये अपने अपने मैनर के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करेंगे और उसको अकाउंट स्पेसिफिक मैनर में अंदर रिकॉर्ड करेंगे।
ये लास्ट में क्या है, इंश्योरेंस कंपनी इज प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट जस्ट असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि देखा जाए कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उनके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है, और बिजनेस के अंदर नॉर्मली बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। ऐसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, वहां पर रेवेन्यू अकाउंट बनता है रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है, अगर वो बिजनेस इंश्योरेंस नहीं है कोई और बिजनेस है, तो वहां बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको रेवेन्यू को कैलकुलेट करना है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है इंश्योरेंस कंपनी का, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं रेवेन्यू अकाउंट बनता है। ये है अपने ऑन वे में अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना, वो करना। जब यहाँ पे लिखा है इंश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी रेवेन्यू अकाउंट बनाएगी जस्ट टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी एंड नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनपीओ। एनपीओ क्या होता है दोस्तों, वो बिजनेस जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जिसका मकसद क्या नहीं होता दोस्त, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, दैट इज कॉल्ड नॉन एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट। हमारा चैप्टर है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता दोस्तों, इनकम है, खर्चे और इनकम दिखाई जाती है। इसके अंदर अकाउंट बनता है प्रॉफिट निकालने के लिए, खर्चे और इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं। इधर हम प्रॉफिट। एनपीओ में नॉन प्रॉफिट जो एनजीओ लोग होते हैं, एनजीओ जो होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस और डेफिसिट निकलता है, सरप्लस को मिला जाता है प्रॉफिट और डेफिसिट को मिला जाता है लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते, यहाँ पर क्या बोलते हैं सरप्लस एंड डेफिसिट। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, यहाँ बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम और खर्चे अकाउंट बनता है दोस्तों। ऐसी अलग अलग बिजनेस अलग अलग अपने ऑन वे में अकाउंटिंग कर सकते हैं, अलग अलग अकाउंटिंग अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। मॉडिफाई करो पर प्रिंसिपल जरूर फॉलो करना, ये क्या नहीं बोल सकता। इंडस्ट्री प्रैक्टिस में अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग फीचर है, अपने वे में करो पर प्रिंसिपल जरूर फॉलो करना। मॉडिफाई कर लो पर प्रिंसिपल जरूर फॉलो होने चाहिए, ठीक है। चलो खत्म हो गया, सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ाना था कि आपके भाई ध्यान में आए। तो आओ जरा पढ़ते हैं एमसीक्यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त एमसीक्यू। चलो सर स्टार्ट करें। तो भैया आज तक अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया उसी के बेस पर ही है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझना है और फिर जाकर बताना है। कुछ बातें होगी जो आपको नहीं समझ पाओगे, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं आएगा फिर भी तो आगे जाकर पक्का को समझाना, गारंटी मेरी है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। देखो अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है, कहता है कोई भी ट्रांजेक्शन इवेंट वो बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड होगी जब वो इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करा जाएगा। ये कहता है जब करेंसी ट्रांजेक्शन इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ रूलिंग करेंसी ऑफ अ कंट्री in which take place in which the books of account are prepared, currency set by the Ministry of Finance, currency set by the government। बताओ क्या होना चाहिए भाई। देखो जिस करेंसी में आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो, मान लो आपकी ज्यादा ट्रांजैक्शन डॉलर में होती है, आपकी ज्यादा ट्रांजैक्शन डॉलर में होती है, आपने कहा यार हर बार ट्रांजैक्शन क्या करना है, डॉलर में ही रिकॉर्ड कर दो। तो जिस ट्रांजैक्शन में आप रिकॉर्ड कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाते हो, उसी ट्रांजैक्शन के अंदर उसी करेंसी के अंदर आप रिकॉर्ड कर लेना। अगर अब देखो इंडिया के अंदर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करी जाएगी वो रुपीज में करी जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कभी कभी कोई बिजनेसमैन होते हैं, जैसे एमएनसी कंपनी होगी, मल्टीनेशनल कंपनी जो भारी कंपनी होती है, वो ज्यादा ट्रांजैक्शन का बाहर का लेन देन होता है बहुत ज्यादा, तो लेन देन तो ज्यादा ट्रांजैक्शन क्या करेगी, वो ज्यादा ट्रांजैक्शन क्या करेगी, डॉलर में रिकॉर्ड कर सकती है या और यूरो में रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी अगर करेंसी इंडियन रुपीज से अलग हो। तो जिस मैं आपको समझा रहा हूँ मनी मेजरमेंट जो कहता है उस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करना, हर एक ट्रांजैक्शन को, ये नहीं कि कुछ ट्रांजैक्शन डॉलर में, कुछ रुपीज में, कुछ यूरो में, कुछ कहीं पर पाउंड में, कुछ ऐसा नहीं। अगर आप डॉलर में रिकॉर्ड कर दो सारे डॉलर में, अगर आप रुपीज में रिकॉर्ड कर दो सारी रुपीज में। इंडिया के अंदर 99% ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रुपीज में होती है, 1% कंपनी ऐसी होगी जो अलग में करेगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी पॉइंट इन द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री की जो करेंसी है उस पे इन विच द बुक्स ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, जिस करेंसी में बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जा रहे हैं अगर उसी करेंसी पे रिकॉर्ड करा जाएगा। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट रुपीज बनाए जा रहे हैं तो रुपीज में 99% कंपनी रुपीज बनाती है, 1% कंपनी हो सकती है जो बाहर की रीडिंग करती है वो डॉलर में रिकॉर्ड कर सकती है, अदरवाइज बुक में करेगी इंडिया के अंदर और रुपीज में करेगी। तो सही आंसर ये है जिस करेंसी में बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करा जाएगा, बनाए जाएंगे, उसी करेंसी में आप सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। द डिटरमिनेशन ऑफ एक्सपेंस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। भैया मुझे खर्चों का डिटरमिनेशन करना है कि कितने खर्चे हुए, अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन सॉरी मतलब पढ़िए डिटरमिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक साल के अंदर कितने खर्चे हुए, कौन सा मैचिंग करेगा, मैचिंग कंसेप्ट। खर्चे और इनकम को मैच करते हैं, एक साल के खर्चे लेंगे और उस साल की इनकम लेंगे, मैच करेंगे तो निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर एक्सपेंस पे लिखेंगे डिटरमिनेशन ऑफ एक्सपेंस की जगह होना चाहिए डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट, तो अच्छा लगता है प्रॉफिट एंड लॉस।
तब सही होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंटिंग पीरियड की कौन से बेस पर है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेस पर है। ठीक है सर, तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए था एक्सपेंस की जगह पर, क्योंकि अगर आप एक्सपेंस लिख लो तो फिर इनकम भी लिखो तभी तो मैच कराएंगे, तो एक से रखना तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, इसको ठीक करेंगे। या तो लिख दो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम, या फिर लिख दो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तभी बेस्ड होगा मैचिंग कंसेप्ट पे। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर रिजल्टिंग इन, अगर आपके क्रेडिटर की अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपको किसी को पैसा देना है, क्रेडिटर है आपके, आपको किसी को पैसा देना है, आपका कौन है, क्रेडिटर है, आपको किसी को पैसा देना है 1 लाख रुपए, आपने 50,000 रुपए दे दिए। जब आपने 50,000 रुपए दिए तभी तो डिक्रीज हुआ क्रेडिटर, तभी तो लायबिलिटी कम हुई या नहीं हुई, होगी सर कब। तो अगर क्रेडिटर का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब लायबिलिटी अगर कम होगी, तो उसकी वजह क्या है, आपका पैसा देना, आपका पैसा देना तभी तो लायबिलिटी कम होती है। मैं तो आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, मेरी लायबिलिटी 1 लाख की है, मैं आपको लायबिलिटी कम कैसे करूंगा, जब मैं आपको पैसा पकड़ाऊंगा तो मेरा पैसा बढ़ गया कम हो गया, सर कम हो गया। तो अगर क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है तो कैश भी डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन कैश इन द राइट आंसर। सही बात समझ में नहीं आया, क्लियर है नहीं है। राम परचेज अ कार 10,000 रुपए एंड पेड 3,000 इज कैश एंड बैलेंस अमाउंट विल पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ड्यू टू दिस। राम ने कार खरीदी और 3,000 रुपए दे रहा, कह रहा 3,000 रुपए मैं कैश दूंगा, 3,000 रुपए मैं कैश दूंगा, और 3,000 रुपए कैश दे दिया, और बाकी की मुझे 7,000, 7,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बांट दिया। तो मैंने कहा बताओ 7,000 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 7,000 डिवाइड बाय 3 या 2333, 2,333। कहता टोटल एसेट इंक्रीज बाय 10,000, टोटल लायबिलिटी इंक्रीज बाय 3,000 और एसेट भी इंक्रीज बाय। अरे मेरी बात सुन यार, आपने मुझे क्या करा, आपने मुझसे कार खरीदी, आपने मुझसे क्या खरीदी, कार। मैंने कहा 10,000 रुपए की कार है भाई, कितनी की कार है, 10,000 की। तो आपके एसेट अकाउंटिंग क्वेश्चन याद करो, कार कितने की आई, 10 की, पैसा कितने से गया 3,000 से, और लायबिलिटी कितने की बन गई 7 की, क्योंकि लायबिलिटी पे नहीं करी। अकाउंटिंग क्वेश्चन याद आ रहा है, इसलिए पहले पढ़ा दिया था। अगर आपने मेरे से कार खरीदी 10,000 रुपए की, तो आपके पास कार कितने की आई 10,000, तो मतलब आपकी एसेट कितने से बढ़ गई 10,000 से, टेंजिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट 10,000 से बढ़ गई, टेंजिबल कार सुन सकते हो, देख सकते हो। आपने की जेब से पैसा कितना आया 3,000 रुपए, तो क्या क्या ट्रीटमेंट हुई, 3 ट्रीटमेंट हुई। एक तो कार आई, कार बढ़ गई मतलब एसेट बढ़ गई 10,000 से, और कैश कम हुआ 3,000 से, और लायबिलिटी तो बढ़ गई, आपने मुझे पैसा देना है ना 7,000 रुपए की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 3 चीज बढ़ गई। अब देखो ये चीज कहां पर है, कहता है टोटल एसेट इंक्रीज बाय 10,000, ठीक है, और बता बाकी तो भूल गया। मैंने कहा टोटल लायबिलिटी इंक्रीज बाय 3,000, ये तो गलती है, ये तो गलती है। 3,000 की लायबिलिटी बनी, लायबिलिटी तो 7,000 की बनी, क्योंकि बैलेंस अमाउंट भी पे करना बाकी है। एसेट विल इंक्रीज बाय 7,000 विद द करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग इन द लायबिलिटी बाय 7,000, एसेट भी 7 से बढ़ेगी और लायबिलिटी भी 7 से बढ़ेगी। मैंने कहा ये भी ठीक नहीं लग रहा। बी और सी बोथ, टोटल लायबिलिटी 3,000 से बढ़ेगी और सी एसेट बढ़ेगी और लायबिलिटी बढ़ेगी 7,000 से, मुझे ये भी ठीक नहीं लग रहा। हाँ दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। देखो देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं एसेट बराबर लायबिलिटी बराबर आती नहीं आती, बताओ अकाउंटिंग में क्या सिखाया था, हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर एसेट बराबर लायबिलिटी होगा, हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होगा दोस्त, एसेट बराबर लायबिलिटी होगा। यहां पर करके दिखाता हूं आपको, देखना ध्यान से, ज्यादा जूम हो गया है, देखना मेरे भाई, ध्यान देखना। मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन बताया, मैंने कहा ये मेरी एसेट है और मेरा कैश कम हो गया, 3,000 में माइनस में आ गया, कैश कम हो गया, और मेरे पे कार आ गई 10,000 रुपए की, और मेरी लायबिलिटी बढ़ गई 7,000 रुपए की। अब देखो आप, लायबिलिटी 7 की बढ़ी, 10,000 की कार आई पर 3,000 कैश भी तो गया, तो 10 में से 3 गया तो नेट अमाउंट एसेट कितनी होगी 7,000 रुपए। तो जितनी एसेट उतनी लायबिलिटी होगी नहीं होगी, हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर जितनी एसेट उतनी लायबिलिटी होगी, बिल्कुल सही। 10,000 से कार बढ़ी पर 3,000 से कैश भी तो कम हो गया, वो भी तो एसेट है, तो 10 से एसेट बढ़ी कार की, 3 से कैश की एसेट कम हो गई, तो नेट इफेक्ट कितना हो गया 7,000 की एसेट बढ़ गई और 7,000 की लायबिलिटी जो पे करना भी रख दिया। तो इसलिए बोला कि करस्पॉन्डिंग जितनी एसेट बढ़ेगी उतनी ही लायबिलिटी बढ़ेगी, जितनी एसेट बढ़ेगी उतनी ही लायबिलिटी बढ़ेगी। दोस्तों एसेट विल इंक्रीज बाय 7,000, नेट 10,000 माइनस 3,000, 10,000 से एसेट बढ़ी, 3,000 से एसेट गई, विद द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटी 7,000, एसेट जितनी बढ़ेगी उतना ही लायबिलिटी बढ़ेगी। तो आंसर में सी इज राइट आंसर। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, है ना।
सिखाया था पिछली क्लास के अंदर, मनी मैनेजमेंट मेजर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। प्रोविजन फॉर बैकअप, प्रोविजन फॉर बैकअप का मतलब प्रोविजन मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉस आज ही मान लो, इसका मतलब प्रोविजन। आगे जाकर जब मैं आपको डेफिनेशन एक चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पर प्रोविजन का मतलब डिटेल में बताऊंगा। अभी ये समझ लो थोड़े टाइम के लिए कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज मानना, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। और बैकअप क्या होता है? बैकअप कि डेटर मेरा पैसा मार कर लेगा, बैकअप को मैंने समझाया है। वो डेटर जिससे पैसा लेना था उसने पैसा नहीं दिया, मुझे डाउट है, तो मैंने क्या मान लिया कि वो डेटर जो पैसा नहीं देगा बैकअप हो जाएगा, उसका मैंने प्रोविजन मान लिया, आज मान लिया, क्योंकि फ्यूचर पैसा नहीं देगा तो आज ही मान लो, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। फ्यूचर में होने वाला लॉस आज मान लो। कौन सा कंसेप्ट बताता है? प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो देखो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या है, आई बात समझ क्लियर है? फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट आर कैटेगराइज्ड एज पर द कांसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट किस कॉन्सेप्ट से कैटेगराइज करे गए हैं बताओ भाई? कंसिस्ट गोइंग कंसर्न से। गोइंग कंसर्न क्या है भाई? हमारा बिजनेस सालों साल चलता रहेगा, तो मुझे पता चलना चाहिए कि भाई मेरी करंट कौन सी है जिसको मुझे पैसा लेना है। करंट एसेट क्या होती है? वो एसेट जिसका जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है एक साल के अंदर। और लॉन्ग टर्म एसेट कौन सी होती है? वो होती है फिक्स्ड एसेट जो लंबे टाइम से चलती है। क्लासिफिकेशन में मैंने सिखाया था करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, करंट एसेट को बोलते हैं वो एसेट जिसका पैसा एक साल के अंदर आ जाएगा, जैसे डेटर और बियाज। तो गोइंग कंसर्न की वजह से, क्योंकि गोइंग कंसर्न क्या कहता है? कहता हमारा बिजनेस सालों साल चलेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज लंबे टाइम तक है और कौन सी चीज छोटे वक्त तक है। तो कौन सी एसेट करंट है और कौन सी एसेट फिक्स्ड एसेट इसलिए क्लासिफाई करना पड़ा क्योंकि हमारा बिजनेस जो है लंबे साल का चलता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इसका पैसा एक साल के अंदर आने वाला है और ये चीज हमें फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के लिए यूज करेंगे इस एसेट को। जैसे बिल्डिंग को बेचा नहीं जाता, नॉट फॉर सेल, इसको यूज करा जाता है प्रॉफिट को कमाने के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट होती है, इसे फिक्स्ड एसेट बोला जाता है। तो गोइंग कंसर्न की वजह से omission of face, omission मतलब भूल जाना, omission of पैसे and showing the round figure in the financial statement is based on omission of पैसा and showing the round figure in financial statement, omission of पैसा and showing the round figure in financial statement is based on क्या कहते हो आपके अगर ट्रांजेक्शन है 50,577.50, तो इसको आप भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ और सिर्फ यही ट्रांजेक्शन यही लिख दो बस। ये कहता है मेटेलिटी कॉन्सेप्ट। राउंड फिगर में चेंज कर दो कि 50 को अगर 50 है तो उसको 8 कर दो, है ना? अगर 50 से कम है तो उसको उतरे रहने दो। तो राउंड फिगर में कौन सा बेस को कंसेप्ट कहता है? मेटेलिटी कंसेप्ट कहता है। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर कुछ बातें हमें यहाँ पर सीखनी है। मेटेलिटी कंसेप्ट क्या कहता है? कहता है अगर आपके पास कोई भी ट्रांजेक्शन पॉइंट हमारा कोई भी अमाउंट पॉइंट में है तो उसको क्या कर लो? राउंड अप कर लो। मतलब अगर 5 से ज्यादा है 5 से उसको बढ़ा दो, एक आगे 5 से कम है तो कम कर दो। तो ये बताता है मेटेलिटी कॉन्सेप्ट। मेटेलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि मटेरियल नहीं है, इतना ही मटेरियल नहीं है, पॉइंट वगैरह इतना मटेरियल माना जाता है, उसको कम कर दो। मेटेलिटी कॉन्सेप्ट बताता है क्या मटेरियल है और क्या मटेरियल नहीं है। मेटेलिटी कॉन्सेप्ट ठीक है। इनकम टैक्स फॉर सेल ट्रेडर, सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब क्या हो? सोल ट्रेडर का मतलब ये होगा दोस्तों, आपके पास वो पर्सन जो अकेला पर्सन जो बिजनेस खोलता है, दैट इज कॉल्ड सोल ट्रेडर। अकेला बंदा जो बिजनेस खोलता है उसको बोलते हैं सोल ट्रेडर, व्यापारी। अकेला, सोल मतलब अकेला, ट्रेडर मतलब व्यापारी। अकेला बंदा जो व्यापार कर रहा है इसको बोलते हैं सोल ट्रेडर। जब अकेला बंदा व्यापार करता है तो जो भी वो इनकम कमाता है वो क्या होता है? इनकम टैक्स भरता है। वो क्या भरता है दोस्तों? इनकम पे टैक्स भरता है। तो वो इनकम टैक्स बताओ कहां पर आएगा भाई? ये तो बता ही सकता कि कहां से आएगा? ट्रेडिंग पीएनएल कहां से आएगा दोस्त? बेसिक क्लास में ये आना नहीं चाहिए, इंस्टीट्यूट की गलती है, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को डालना चाहिए। तो इनकम टैक्स जो होता है वो कैपिटल में डेबिट हो जाता है। मैं बता रहा हूँ आगे जाकर, जब मैं पता कब का कौन सा पार्ट है ये, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा जो इलाम वाले हो समझ लो, सो जितना पहले अकाउंट पढ़े वो समझ लो भाई। देखो इनकम टैक्स क्या होती है? ड्राइंग्स होती है, क्योंकि पर्सनल खर्चा हुआ है, ठीक है। अगर इनकम टैक्स ड्राइंग है, पर्सनल खर्चा हुआ, तो ये क्या होगा? कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होता है तो वहां माइनस कर देंगे, होता है ना। अकाउंटिंग सीखा था दोस्त। और जो इलाम ट्वेल्थ वाले हैं, और सॉरी इलाम कह रहा हूँ, और जो कि वो है क्या होता है नॉन अकाउंट वाले हैं, तो वो समझे दोस्त कि इनकम टैक्स क्या होता है? वो ड्राइंग्स होता है। इनकम टैक्स क्या होता है मेरे भाई? ड्राइंग्स होता है। क्या होता है? ड्राइंग्स। और डेबिट करना होता है माइनस। डेबिट करना क्या होता है? माइनस। तो ड्राइंग्स क्या करता है बताओ? अगर कोई बंदा पैसा विड्रॉ कर लेता है तो क्या होता है? एसेट में से कैश में से कम और कैपिटल में से कम। अकाउंटिंग में से लाते हैं ड्राइंग क्या होती है? एसेट में से कम, कैश में से कम, कैपिटल से। तो इसे करते हैं कैपिटल से डिडक्ट करते हैं। आप ऐसे समझ लो। जब मैं इसको पीएनएल अकाउंट में कराऊंगा ना तब आपको क्लियरिटी से बताऊंगा। क्लियर है नहीं भाई? अभी नहीं होंगे, ये अभी होंगे नहीं होंगे सर। ये इसके है ही चैप्टर के सर, मैं इसको करा ही नहीं पाऊंगा आपको। देखो जो जो है मैं करा दूंगा, फिर दोबारा मैं आपसे आ जाऊंगा इसके अंदर मैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं हो पाएगा सर। मैं क्या कैसे समझाऊंगा? मेरे को तो ये चीज डिटेल में बतानी है, तो धीरे धीरे करके समझाऊंगा कि भाई कहाँ की बातें कहाँ नहीं आया है।
परचेज ऑफ फर्नीचर लिया, बताओ क्या बढ़ा क्या घटा, चलो ये तो बता दूंगा, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया और क्या चले गया, ठीक है। करंट एसेट फिक्स्ड है, तो ये सब समझने के लिए आपको पहले थोड़ा और आगे पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। तो मैं 10वें से बैलेंस शुरुआ रहा हूँ यहाँ से, मुझे याद दिला देना कि सर आपने 10वें से बैलेंस शुरुआया है, अगर मैंने नहीं कराया तो मुझे बता देना, बाकी वेट कर लेना। मैं जब ये चैप्टर पूरा खत्म होगा ना स्टडी नोट नंबर 1, तो मैं पूरी बातें एक बार शुरुआत से बताऊंगा कि भाई यहाँ से मैंने 10वें से बैलेंस शुरुआत है, ये मेरे को याद है, ठीक है। ये मैं तब तक नहीं बता पाऊंगा जब तक मुझे, अच्छा ये बता दूंगा करंट लायबिलिटी मींस लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन 12 मंथ, ये बताता 12 महीने के अंदर जो लायबिलिटी पे करनी होती है वो क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। दोस्तों मैं दोबारा बताऊंगा ये, पर अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं इसको जब पूरा स्टडी नोट बता दूंगा ना तभी वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि जब स्टडी नोट खत्म हो जाएगा ना तभी मैं एमसीक्यू करा दूंगा, अदरवाइज एमसीक्यू हो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं एमसीक्यू को कराऊंगा ही नहीं, आशा करूंगा कि पहले पूरा सिलेबस पूरा स्टडी नोट नंबर 1 कंप्लीट करा दूंगा, फिर लाइन से स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू, और एमसीक्यू 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 करते चले जाएंगे, ऐसा कर ले ठीक रहेगा। क्योंकि देखो कोई चीज एमसीक्यू के अंदर इंस्टीट्यूट वाले ने गलती करी है, बुक बनाना नहीं आता इनको, इनको क्या करा कहीं की चीज कहीं डाल दी, उन्होंने ये सोचा नहीं बिल्कुल भी, चलो मान लो अकाउंट वाले, चलो जो अकाउंट पढ़ी पहले से उनको तो समझ में आ जाएगा, मैं तो गारंटी करूंगा समझ में आ जाएगा, बट सर जो नॉन अकाउंट वाले वो कैसे समझेंगे, इसलिए मेरी बात समझो कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अकाउंट पढ़ी है कोई बात नहीं भाई, बाद में सीख लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, वो तो भी समझ में आना ही है, ठीक है, बेसिक नॉलेज तो है। और वो बच्चे जिन्होंने अकाउंट नहीं पढ़ी, तो मैं उनको समझा रहा हूँ दोस्त, इन जितने भी एमसीक्यू पूरे स्टडी नोट नंबर 1 के अंदर, स्टडी नोट के अंदर जितने एमसीक्यू डेप्रिसिएशन से पहले के, क्योंकि डेप्रिसिएशन के अलग एमसीक्यू चलेंगे, डेप्रिसिएशन से पहले के जितने भी एमसीक्यू है लाइन से एक ही मैं करा दूंगा, एक ही बात कराऊंगा, क्लास से क्लास करा दूंगा, लाइन से करा दूंगा, पहले मुझे कॉन्सेप्ट करा दो, क्योंकि मैं चाहता था आज की क्लास में खत्म करा दूं, पर मेरे को लगा यार ये तो खत्म कराने की सोचा, शुरुआत में करा तो अच्छा लग रहा था, आज जो पढ़ा हुआ आया, पर आगे लगा कि भाई ये तो पढ़ाई नहीं, क्योंकि जब मैंने करा था ना जनरल एंट्री, जब मैं आपको जनरल एंट्री सिखा दूंगा उसके बाद आपको सारे हो जाएंगे, जनरल एंट्री तक सीख लो, जनरल एंट्री सीखते ही आपका सारा रहेगा, लेजर वेजर सब कर देंगे, ठीक है। लेजर अकाउंटिंग जनरल एंट्री लेजर तक सीख लो, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म कर दोगे, वही अपन असली बेसिक है जनरल एंट्री तक, ठीक है दोस्तों। आज की को यही समाप्त करते हैं, फिर कुछ बचा तो यहाँ पर आज को समाप्त करते हैं। मैं इकट्ठा लास्ट में जब स्टडी नोट खत्म हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से मैं आपको पढ़ाने स्टार्ट करूंगा। हाँ आज में मॉडिफाइड प्रिंसिपल जरूर हो गए, तो एक बेनिफिट हमें मिल गया कि मॉडिफाइड प्रिंसिपल हमने कर लिए, और यहाँ पर दो चीज प्रिंसिपल जो नहीं थे वो आ गया हमारा, देखो अकाउंटिंग बेसिक के अंदर आपके पास ये है। तो अगली क्लास में आपको कराने वाला हूँ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, क्या कराने वाला हूँ, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने पढ़ा दिया आपको, इसमें कुछ पार्ट रह गया जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वगैरह ही रह गया, वो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांसफर मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आएगा ही आएगा, ऐसा कोई भी हुआ नहीं आज तक कि ये वाला चैप्टर आया ना हो पेपर, और बहुत आता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। जब मैं आपको ये करा दूंगा ना, ये वाला पार्ट जहां तक करा दूंगा, यहां तक ABCD तक करा दूंगा ना जब मैं आपको, तब आप समझ लेना कि सर अब आपके एमसीक्यू सारे खत्म होने वाले हैं, लाइन सारे एमसीक्यू करा दूंगा हर एक चैप्टर के एक बार, ठीक है भाई। चलो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मैंने आपको एक बार बता दिया कि मैं लास्ट में एमसीक्यू कराने वाला हूं, तो आप डरने मत, ये मैं सोच रहा कि भैया एमसीक्यू नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी चैप्टर में एमसीक्यू छूटे, अगर छूट गए तो मुझे बता देना, सही चैप्टर में एमसीक्यू मैं उसी वक्त बनाऊंगा क्लास, ठीक है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, उसको मैं डिटेल में कराने वाला हूं। धन्यवाद, बाय बाय, आज करते हैं, थैंक यू वेरी मच।